स्वागत है रैल नॉवल हिंदी पर। यहाँ हम किताबों की उन गहराइयों में उतरते हैं जहाँ हर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, चाहे वो डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स हो या बोल्ड एडल्ट फिक्शन। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते बल्कि उन मैच्योर थीम्स और क्रिएटिव राइटिंग को डिकोड करते हैं जो एक साधारण कहानी को खास बनाती हैं। अगर आप ऐसी कहानियों के शौकीन हैं जो बाउंड्रीज को पुश करती हैं और दिमाग को झकझोर देती हैं, तो ये जगह आपके लिए है। चेतावनी, इस चैनल का कंटेंट सिर्फ 18 जोड़ दर्शकों के लिए है। इसमें संवेदनशील और बोल्ड विषय शामिल हो सकते हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें या सुने। किताबों की इस अनकही दुनिया से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 291 रेशियो 100,000 मासिक सीमा, फिलियल पेटिशन कार्ड और नदी में स्वर्ण कुल्हाड़ी और चांदी की कुल्हाड़ी। 3-in-1-4 फैन देबियाओ को भी पता था कि वह इस मामले में बहुत गलत था और उसने तियान जियाओगुआन का उस पर भरोसा कम कर दिया था। लेकिन 50,000 युआन का प्रलोभन बहुत बड़ा था। उन्हें अपने बेटे के लिए 180,000 युआन की सगाई का उपहार देने के लिए तत्काल 50,000 युआन की भी आवश्यकता थी। अंगूठी। जब फैन देबियाओ बिस्तर पर अचंभित होकर बैठा था, तभी बिस्तर पर चार्जिंग पर लगा फोन अचानक बज उठा। प्रशंसक देबियाओ ने धीरे से कहा, ये सोचकर कि यह उसके कई साझेदार जल्दी आ रहे हैं। हालांकि जब उसने देखा कि कॉलर आईडी पर और तियान दिख रहा है, तो फैन देबियाओ को तुरंत पसीना आ गया। बुरा तियान, क्यों? वह मुझे इतनी देर से क्यों बुला रहा है? तियान शियाओगुआन की कॉल ने फैन देबियाओ को स्तब्ध कर दिया, जिससे आज रात की उनकी योजना पूरी तरह से बाधित हो गई। जवाब देना है या नहीं देना है? यदि उसने उत्तर दे दिया तो आज रात नशे में होने का नाटक करना अब काम नहीं आएगा। अगर उसने जवाब नहीं दिया तो क्या हुआ अगर बुरा तियान फोन पर उससे संपर्क नहीं कर सका और खुद मवेशी बाड़े में आ गया? अंगूठी। अपने हाथ में लगातार बजते फोन को देखकर फैन देबियाओ का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, जल्दी से गणना कर रहा था कि कॉल का जवाब देना है या नहीं। अंत में फैन देबियाओ की नजर उन 2 सहकर्मियों पर पड़ी जो अभी भी खर्राटे ले रहे थे और अगले बिस्तर पर बजने वाली आवाज से अप्रभावित थे। उसने जवाब न देने का फैसला करते हुए फोन रख दिया और नशे में होने का नाटक करते रहने का फैसला किया। अंगूठी। फोन फिर से बजा और जब फैन देबियाओ ने उसे उठाया तो इस बार ये और तियान नहीं था बल्कि जियो लियू था। वह बच्चा लियू जियुआन भी मुझे क्यों बुला रहा है? लियू जियुआन की कॉल देखकर फैन देबियाओ को धीरे धीरे लगा कि आज रात कुछ असामान्य था, कुछ गलत था, बहुत गलत। वह लगभग 1 महीने से लियू जियुआन और शान युफेई के साथ काम कर रहा है। उनमें से किसी ने भी उसे इतनी रात को कभी नहीं बुलाया था। अंगूठी। लियू जियुआन की कॉल समाप्त होने के बाद शान युफेई का भी कॉल आया। नहीं, कुछ गड़बड़ है। कई शेयरधारक एक ही समय में मुझे इतनी देर से क्यों बुला रहे हैं? जितना अधिक फैन देबियाओ ने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उसे दोषी महसूस हुआ और वह मदद नहीं कर सका। लेकिन पसीना आना शुरू हो गया, उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें बन गईं। क्या ऐसा हो सकता है? आज रात का ऑपरेशन लीक हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फैन देबियाओ ने बार बार सोचा और ऐसा लगा कि यह सबसे संभावित संभावना थी। बैंग। जब फैन देबियाओ अचंभे में था तो मवेशी के बाड़े के बाहर बड़े लोहे के गेट पर जोर से दस्तक हुई। बुरा प्रशंसक, दरवाजा खोलो, ये लियू जियुआन है। दस्तक और लियू जियुआन की चीखें सुनकर फैन देबियाओ को एहसास हुआ कि आज रात का ऑपरेशन पूरी तरह से विफल हो गया था। बिल्कुल नहीं। उसने जल्दी से अपने दोस्तों को फोन पर ऑपरेशन रद्द करने का संदेश भेजा। दूसरे पक्ष ने की एक पंक्ति के साथ उत्तर दिया, इमोजी, कोई यहाँ है, ऑपरेशन रद्द करो, कोई और पशु बाड़े में आया है। प्रशंसक देबियाओ ने तुरंत स्थिति को दूसरी तरफ बताया और फिर जल्दी से अपने फोन पर चैट रिकॉर्ड मिटा दिए और जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। कपड़े पहनने के बाद फैन देबियाओ ने दीवार पर कील पर लटकी हुई चाबी ली और कर्मचारी छात्रावास से बाहर चला गया। आ रहा हूँ, जियो लियू, तुम यहाँ इतनी देर से क्यों आई हो? जैसे ही फैन देबियाओ बाहर गया, उसने चाबी के साथ दरवाजे की ओर चलते हुए बाहर लियू जियुआन का स्वागत किया। एक क्लिक से उसने अंदर लटके मुट्ठी के आकार के ताले को खोला और गेट की दरार को खींचकर खोला। ओल्ड फैन, क्या आज रात पशुबाड़े में कुछ चल रहा है? किसी ने हमारे बॉस को संदेश भेजा कि आज रात पशुबाड़े में कुछ हो रहा है। बेहतर होगा कि आप अपना बड़ा कोट पहन लें और हम दोनों को पशुबाड़े में फिर से घूमना चाहिए। तुम्हें शराब की इतनी तेज गंध क्यों आ रही है? फिर से पी रहे हो? यदि आप कम पीते हैं तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन शराब पीने से महत्वपूर्ण मामलों में देरी न होने दे। लियू जियुआन ने प्रवेश करने के बाद फैन देबियाओ के चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए खुद से बात की। किसी ने बॉस को संदेश भेजा कि पशुबाड़े में कोई स्थिति है। लियू जियुआन की बातें सुनकर फैन देबियाओ का दिल कड़ा हो गया। कैसी स्थिति? किसी ने बॉस को इत्तला दे दी? क्या टीम में कोई गद्दार है? फैन देबियाओ पूरी तरह से हैरान था। अध्याय 292, हाथ में सोने की कुल्हाड़ी और झांग चाओ का असली पिता का फोन कॉल। शान युफेई लियू जियुआन के साथ लगभग एक साथ पहुंचे। वे दोनों न केवल पशु फार्म के शेयरधारक थे बल्कि जियांग ताओ से वेतन भी प्राप्त कर रहे थे।
जैसे ही उन्होंने सुना कि खेत में कुछ हो रहा है, वे बिना कुछ बोले चले आए। कुछ ही समय बाद तियान शियाओगुआन, जियांग हे और जियांग परिवार कबीले के कुछ कबीले भाई भी खेत में पहुंचे। नए साल के दौरान जियांग ताओ द्वारा लग्जरी कार चलाकर घर वापस आने की खबर पहले ही पूरे गांव में फैल गई थी। इसके अलावा जियांग ताओ ने तियान फैमिली मैनर मवेशी फार्म पर कब्जा करने के लिए लाखों का निवेश किया। यहाँ तक कि उन्होंने ली फैमिली टाउन में एक बड़े सुपरमार्केट पर भी कब्जा कर लिया और इसे अपने भाई जियांग हे और उनकी पत्नी को चलाने के लिए दे दिया। वह अपने माता पिता और बहन को भी बीजिंग ले आए। सभी संकेतों से पता चला कि जियांग ताओ ने इसे बड़ा बना लिया था और आगे बढ़ रहा था। पुराने जियांग परिवार कबीले के भीतर जियांग ताओ के परिवार की स्थिति अचानक बढ़ गई थी। अब एक ही कबीले के सभी गांव के भाइयों का इरादा जियांग ताओ के परिवार के साथ मेलजोल बढ़ाने का था। कौन जानता है, शायद भविष्य में उन्हें इससे फायदा हो। इसलिए भले ही आधी रात थी, जियांग का एक फोन आया और वह 4 कबीले भाइयों को लेकर आया। 10 से अधिक लोगों को पशु फार्म में आते देख फैन देबियाओ पूरी तरह से अवाक रह गया। वे बेनकाब हो चुके थे। रात का ऑपरेशन निश्चित रूप से उजागर हुआ, अन्यथा वर्तमान स्थिति को समझाने का कोई तरीका नहीं था। फार्म की सभी बड़ी लाइटें चालू कर दी गईं। वह स्थान बहुत उज्जवल था, दिन के उजाले की तरह प्रकाशित। सभी लोग, जिनके हाथ में तेज टॉर्च थी, खेत के चारों ओर गश्त और जांच करने लगे। खेत से करीब 1 किलोमीटर दूर सड़क के किनारे एक बड़े ट्रैक्टर ट्रेलर पर जैसे ही रात का आकाश धीरे धीरे चमकने लगा, कुछ लोग दूर से खेत को देख रहे थे और एक दूसरे की ओर चिंतित दृष्टि से देख रहे थे। धिक्कार है, क्या ऐसा हो सकता है कि बुरे कमीने फैन देबियाओ ने हम पर हमला कर दिया हो? क्या हमें उस बुरे कमीने ने धोखा दिया है? मैं XXXXX। ट्रेलर पर कुछ लोगों ने शाप दिया और गाली गलौज की। ये स्पष्ट था कि रात का ऑपरेशन आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने शाप दिया और जाने के लिए गाड़ी चला दी। बीजिंग बाय गेजुन न्यू विलेज डिस्ट्रिक्ट। जियांग ताओ ने अपने चाचा और अन्य लोगों के समूह चैट अपडेट को देखा। सब कुछ सामान्य था। तभी उसने अपनी तनावग्रस्त नसों को आराम दिया। उन्होंने लियू जियुआन को निर्देश दिया कि वह कल मवेशी फार्म में निगरानी उपकरण स्थापित करने के लिए किसी को ढूंढे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि फार्म हर समय निगरानी में रहे, और फैन देबियाओ नाम के उस आदमी को नौकरी से निकाल देना। यह आदमी पीठ में छुरा घोंपने वाला था, उसे बरगलाने की कोशिश कर रहा था। स्वाभाविक रूप से उसे इधर उधर नहीं रखा जा सकता था। पशु फार्म में काम पर रखने की प्रक्रिया काफी अनौपचारिक थी। वहां कोई श्रम अनुबंध भी नहीं था और वेतन केवल एक मौखिक समझौता था। जोड़ एक मुआवजे की उम्मीद करना तो दूर की बात है। यदि आपको काम करने की अनुमति है तो आप काम करेंगे, यदि नहीं तो आप बाहर हैं। मवेशी फार्म के मामलों से निपटने के बाद जियांग ताओ सोने के लिए अपने कमरे में वापस जाने ही वाला था। अचानक उसके रेटिना पर 2 चमकीले नीले अधिसूचना संदेश फिर से प्रकट हुए। 466 मिलियन देशी बीफ कंपनियों की चीन को निर्यात योग्यताएं आज समाप्त हो जाएंगी। चीन की ओर से कोई नवीनीकरण नहीं होगा। नीति से प्रभावित होकर आज जीवित मवेशियों की घरेलू कीमत 24.8 युआन के लक्ष्य तक पहुंचने की उम्मीद है। बिक्री शुरू हो सकती है। जिस बाजार का मैं 1 महीने से इंतजार कर रहा था वह आखिरकार आ ही गया। अपने रेटिना पर चमकते 2 अधिसूचना संदेशों को देखकर जियांग ताओ ने उत्साह से अपनी मुट्ठी भींच ली। 1 महीने पहले उनकी नजर बीफ की कीमतों में बढ़ोतरी से जुड़ी इस खुफिया जानकारी पर पड़ी। 1 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार फसल का समय आ गया। यदि यह परियोजना सुचारू रूप से पूरी हो सकती है तो वह साझा आशीर्वाद कार्य के बोनस का आनंद ले सकता है। मूल रूप से उसने 5 लोगों को इकट्ठा किया, जिससे उसे 5 गुना इनाम प्राप्त हुआ। ये निस्संदेह फिर से बहुत बड़ी रकम होगी। उस समय तियान फैमिली मैनर मवेशी फार्म परियोजना में कुल निवेश 3.18 मिलियन था। इसमें से लियू जियुआन, शान युफेई, उनके बड़े भाई जियांग हे, छोटी बहन जियांग बिंग और ससुर जू विनचेंग प्रत्येक ने 200,000 का योगदान दिया। 5 लोगों ने कुल 1 मिलियन का निवेश किया। शेष 2.18 मिलियन का निवेश जियांग ताओ द्वारा किया गया था। 300 गोमांस मवेशियों का औसत खरीद मूल्य लगभग 15 युआन प्रति जिन था। अब कीमत बढ़कर 24.8 युआन प्रति जिन हो गई थी। जियांग ताओ ने अपना फोन निकाला और मोटे तौर पर गणना करने के लिए कैलकुलेटर खोला। 2,180,000 divided by 15 times 24.8 equals 3,604,266.6666। 3.6 मिलियन तक पूर्णांकित माइनस 2.18 मिलियन की लागत। 1.42 मिलियन है प्रोजेक्ट का मुनाफा। फिर साझा आशीर्वाद के 5 गुना गुणक से गुना करें। इस परियोजना से जियांग ताओ को प्राप्त होने वाला अंतिम लाभ 7.1 मिलियन है। चीनी नव वर्ष के दौरान इस परियोजना को करने का निर्णय लेने से लेकर अब नीतिगत रुझान की इस लहर को पकड़ने तक कुल मिलाकर अभी लगभग 1 महीना ही हुआ है। 4.92 मिलियन के शुद्ध लाभ के साथ 2.18 मिलियन का निवेश गुना होकर 7.1 मिलियन हो गया। पुनर्प्राप्त धनराशि के साथ जियांग ताओ का छोटा खजाना आधिकारिक तौर पर 10 मिलियन का आंकड़ा तोड़ देगा। विला खरीदने की दिशा में एक कदम और करीब। ट्रक की खिड़की से गिरे रहस्यमय पत्थर को आज तक लगभग 2 महीने ही बीते हैं।
80,000 से अधिक के कर्ज से लेकर अब बीजिंग में दसियों करोड़ और 3 संपत्तियों के मालिक हैं। जीवन सचमुच बेहतर होता जा रहा है, आशाजनक होता जा रहा है। वह बालकनी में गया, खिड़की खोली और अपनी उत्तेजना को शांत करने के लिए सिगरेट पी। तभी जियांग ताओ शयन कक्ष में लौट आया, बिस्तर पर गया, जू ली को गले लगाया और सोना शुरू करने के लिए अपना खुद का डीप स्लीप मोड सक्रिय किया। अगली सुबह 7:30 बजे जब जियांग ताओ जागे तो उनके बगल की जगह खाली थी। जूली पहले ही उठ चुकी थी। वह बिस्तर से उठा और आलस्य से फैला। तुरंत महसूस हुआ कि उसकी सभी मांसपेशियां सक्रिय हो गईं। हालांकि वह दोपहर 1 बजे के बाद बिस्तर पर गया, कुल मिलाकर उसे केवल 6.5 घंटे की नींद मिली। नींद की यह मात्रा निश्चित रूप से मानक नींद की अवधि से कम है, लेकिन स्लीप मोड के शक्तिशाली नींद सहायता फंक्शन के लिए धन्यवाद। कम नींद के बावजूद वह अभी भी जीवन शक्ति से भरा हुआ था। उसका दिमाग बिल्कुल स्पष्ट था। हनी टिल्डर, नहा धोकर खाने के लिए बाहर आओ। शयन कक्ष के दरवाजे में एक दरार खुली। जू ली ने एक चेकदार एप्रन पहना हुआ था, खुशी से दरवाजे से जियांग ताओ को बुलाया। आ रहा। अध्याय 293। हाथ में सोने की कुल्हाड़ी और झांग चाओ के असली पिता की पुकार। इस तरह का जीवन जहां आप हर दिन अपने प्रिय को देखने के लिए उठते हैं, गर्मजोशी और मिठास से भरा होता है। जियांग ताओ ने अपने बिस्तर के पास जूली द्वारा रखे गए कपड़े पहनने के बाद वह शयन कक्ष से बाहर चला गया, अपने हाथ धोए और नाश्ता करने के लिए खाने की मेज के पास बैठ गया। नाश्ते के दौरान परिवार की छोटी मोटी बातचीत ज्यादातर बिल्डिंग नवासी के नवीनीकरण के बारे में थी। पिताजी और मां ने अपना जीवन मितव्ययी होकर बिताया है और उन्होंने सोचा कि एक साधारण नवीनीकरण ही काफी है। बहुत अधिक पैसा खर्च करना उन्हें बर्बादी जैसा लगता था। लेकिन जियांग ताओ और जूली का विचार अलग था। वे विलासिता के बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन कम से कम उचित नवीनीकरण आवश्यक था। माता पिता केवल 60 वर्ष के थे, उनके पास आनंद लेने के लिए कई और वर्ष थे। निस्संदेह उस स्थान को अच्छी तरह से पुनर्निर्मित किया जाना था ताकि वहां रहना अधिक आरामदायक हो सके। अंत में पिताजी और मां जियांग ताओ और जूली पर जीत हासिल नहीं कर सके और उनकी नवीकरण योजना पर सहमत हो गए। नाश्ते के बाद पिताजी और मां 8 खजाने वाले अचारों का एक नया बैच तैयार करने के लिए प्रसंस्करण संयंत्र में चले गए। समय के साथ बार बार अभ्यास करने के बाद उन्होंने जियांग ताओ द्वारा सिखाए गए गुप्त नुस्खे में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि उनका कौशल जियांग ताओ जितना अच्छा नहीं हो सकता है, वे लगभग वहां थे। इसके अतिरिक्त स्वादिष्ट अचार जार से बोनस के साथ जियांग ताओ को खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। महाप्रबंधक के रूप में वह अब काफी हद तक निष्क्रिय हो चुके थे। हालांकि उन्होंने वहां उसके लिए एक कार्यालय छोड़ा था, लेकिन वह कभी कभार ही वहां आता था। अरे तुम्हें आज जाने की जल्दी तो नहीं है? रसोई में स्टोव और दीवारों को सावधानी से पोंछने के बाद जूली बाहर आए और उसने जियांग ताओ को लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हुए अपना फोन ब्राउज करते हुए देखा और उत्सुकता से पूछा, यहाँ आओ प्रिय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जियांग ताओ ने अपना फोन कॉफी टेबल पर रखते हुए उसकी ओर हाथ हिलाया। फोन स्क्रीन पर एक ट्रेंडिंग समाचार विषय प्रदर्शित हुआ जिसे वह वीवो पर ब्राउज कर रहा था। ये खबर चीन द्वारा एम देश की कई 100 बीफ निर्यात कंपनियों के अनुबंधों को नवीनीकृत नहीं करने के संबंध में हालिया जानकारी के बारे में थी। समाचार के टिप्पणी अनुभाग में घरेलू पशुपालक खुश थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। गोमांस के लिए आयात चैनलों में कटौती के साथ स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले गोमांस जो वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, ने आखिरकार आशा की एक किरण देखी। क्या हो रहा है? बहुत रहस्यमय। जूली मनमोहक ढंग से हंसी और जियांग ताओ के पास चली गई और उसके करीब बैठ गई। हम यहाँ बीजिंग में बस गए हैं, है ना? शायद अब समय आ गया है कि आप अपने माता पिता को आने के लिए आमंत्रित करें और उन्हें दिखाएं कि हम कहाँ रहते हैं। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए बात की और जूली की पतली कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया। आपका मतलब है मेरे माता पिता को बीजिंग आमंत्रित करना? जियांग ताओ के शब्दों पर जूली का चेहरा उत्साह से चमक उठा, लेकिन उसने फिर कहा, क्या ये बहुत परेशानी भरा नहीं होगा और आपके काम में बाधा नहीं बनेगा? थोड़ा असर हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। जियांग ताओ ने हंसते हुए कहा, मैं आपके लिए कार छोड़ दूंगा और आप उन्हें दिन के दौरान चारों ओर ले जा सकते हैं, दर्शनीय स्थलों की यात्रा और मौज मस्ती कर सकते हैं, और हम शाम को एक साथ रात्रिभोज कर सकते हैं। तुम अद्भुत हो प्रिय, मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता कुछ समय के लिए बीजिंग आए, लेकिन मैं तुम्हें परेशान करने को लेकर चिंतित था, इसलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया। आप मेरे अद्भुत पति हैं टिल्डा। जूली ने उत्साहपूर्वक जियांग ताओ के चेहरे पर कई चुंबन दिए। वह लगभग खुशी से उछल पड़ी। उसकी मां को पहले दामाद के रूप में जियांग ताओ बहुत पसंद नहीं रही होगी, लेकिन उसके मन में अपनी बड़ी बेटी जूली की प्रशंसा के अलावा और कुछ नहीं था, अपनी छोटी बहन की तुलना में कहीं अधिक। जूली के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह अपने माता पिता को अपनी पितृभक्ति दिखाने के लिए बीजिंग आने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी। जियांग ताओ की स्वीकृति और पूर्ण समर्थन के साथ जूली ने तुरंत अपना फोन उठाया, अपनी मां का नंबर पाया और कॉल किया। मां टिल्डा, मेरे पति ने आपको बीजिंग घूमने आने का सुझाव दिया। पिताजी को कुछ दिनों की छुट्टी लेने और खेलने के लिए बुलाओ। हमने आपके आनंद के लिए सब कुछ पूरी तरह से योजनाबद्ध किया है। हे मेरे पति ने कहा कि तुम जितना चाहो खेल सकती हो और खा सकती हो।
मेरे पति जूली पहले से ही अपनी माँ की नजरों में बहुत पसंदीदा थी। बेशक वह अपनी माँ के सामने जियांग ताओ की छवि को बढ़ावा देने का यह महान अवसर चूकना नहीं चाहती थी। वह अपनी अनुमोदन रेटिंग बढ़ाने के लिए मेरे पति कहती रही। उनकी माँ और बेटी लगभग हर दिन फोन पर बातचीत करती थी। प्रत्येक कॉल कम से कम 1 घंटे तक चलती थी। यह देखते हुए कि कॉल जल्द ही समाप्त नहीं होगी, जियांग ताओ ने दरवाजे की ओर इशारा किया और बाहर जाने से पहले कॉफी टेबल से कार की चाबियां उठाई। अंगूठी अंगूठी अंगूठी। जैसे ही जियांग ताओ बाहर निकले, उनका फोन बज उठा। कॉलर आईडी की जांच करने पर उसने देखा कि यह अंकल था। हेलो अंकल, जियांग ताओ ने लापरवाही से उत्तर दिया और अपने चाचा का अभिवादन किया। जियो ताओ, एक खरीदार आज हमारे 10 मवेशियों को खरीदने में रुचि रखता है। उन्होंने 24 युआन और 80 सेंट की कीमत पर बातचीत की है। क्या आपको लगता है कि हमें बेचना चाहिए? फोन के दूसरे छोर पर तियान जियाओगुआन की आवाज में एक उत्साहित स्वर था। पशु फार्म का क्रय मूल्य केवल 15 युआन था। 24.8 पर बेचने का मतलब प्रति पाउंड लगभग 10 युआन का लाभ था। 10 मवेशियों के लिए, जिनकी कीमत 6000 पाउंड से अधिक थी, ये 60,000 युआन का मुनाफा था। चारे और श्रम जैसी लागतों में कटौती के बाद भी लाभ पर्याप्त था। बेचें, आगे बढ़ें और बेचें। 25 युआन में अगर कोई खरीदना चाहता है तो हम बेचते हैं। जियांग ताओ बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए। वह अपने चाचा को फोन करके ये बताने की योजना बना रहा था कि वे मवेशियों की शिपिंग शुरू कर सकते हैं। हुआ यूं कि सबसे पहले उसके चाचा ने फोन किया। ठीक है, मैं तब बिक्री करूंगा। फोन पर तियान जियाओगुआन काफी उत्साहित लग रहे थे। ईमानदारी से कहूं तो पिछले महीने वह काफी तनाव में था। उनके भतीजे ने तियान फैमिली मैनर के पशु फार्म प्रोजेक्ट में 3 मिलियन से अधिक का निवेश किया था, और अगर कुछ भी गलत हुआ, अब भतीजे का जुआ बाजार में शानदार बदलाव के साथ सफल हुआ। ये देखकर उसे उसके लिए सचमुच बहुत खुशी महसूस हुई। कॉल खत्म करने से पहले दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की। अध्याय 294। हाथ में सोने की कुल्हाड़ी और झांग चाओ के असली पिता की ओर से एक कॉल। कॉल समाप्त करने के बाद जियांग ताओ ने लिफ्ट को नीचे ले लिया और सीधे नानजिंगशो की ओर स्थित लोंगक्वान कब्रिस्तान की ओर चला गया। सुबह 8:45 बजे जियांग ताओ कार से कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उन्होंने स्मारक के लिए ताजे फूलों के एक बड़े गुलदस्ते और कुछ फलों पर 300 युआन से अधिक खर्च किए। कार कब्रिस्तान की सार्वजनिक पार्किंग में खड़ी कर दी। जियांग ताओ ओल्ड सन के मकबरे तक 10 मिनट से अधिक समय तक चला। बुरे सूरज, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी क्या तुमने? मैं तुम्हें फिर से देखने के लिए यहाँ हूँ। आज की बुद्धि आपके सम्मान से प्रेरित हुई। ऐसा लगता है कि हमारा बंधन अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ आपके लिए फूल है। मुझे आशा है कि आप वहाँ आनंद पूर्वक समय बिताएंगे। मैं पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ। जियांग ताओ ने सबसे पहले फूलों और फलों की टोकरी को सन शियाओबाओ की कब्र के सामने रखा। फिर एक विचार के साथ उसकी रेटिना पर एक 5D त्रिविम मानचित्र दिखाई दिया। मानचित्र पर हरा बिंदु उसके वर्तमान स्थान को दर्शाता था और लाल बिंदु लक्ष्य वस्तु का स्थान था। दोनों बिंदु केवल 50 मीटर की दूरी पर थे, जिन्हें ढूंढना काफी आसान था। जियांग ताओ ने चारों ओर देखा। सुबह सुबह वो पैतृक पूजा के लिए कब्रिस्तान में आने वाला एकमात्र व्यक्ति था। वह तेजी से ओल्ड सन के मकबरे के पीछे देवदार के पेड़ों की एक पंक्ति के पीछे चला गया। तेजी से पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वह जंगल के बाहर एक कृत्रिम नदी पर आ गया। लगभग 10 मीटर चौड़ी इस कृत्रिम नदी को फेंग शुई सिद्धांतों के आधार पर कब्रिस्तान में डिजाइन किया गया था। जहां फेंग शुई है, वहां हवा और पानी है। लोंगक्वान कब्रिस्तान में सबसे महंगी कब्र की कीमत 10 लाख से अधिक है। शानदार हेडस्टोन के अलावा फेंग शुई लेआउट पर भी ध्यान दिया गया है। बेशक ये नदी वास्तव में कुछ हद तक भ्रामक है। इससे नहर कहना अधिक उचित होगा। अब मार्च की शुरुआत में वसंत ऋतु में नदी की बर्फ की परत पहले ही पिघल चुकी थी। देखने में नदी का तल गाद और सड़ी हुई शाखाओं से भरा हुआ था और नहर का पानी गंदला था। जाहिरा तौर पर किसी ने भी इस फेंग शुई नदी का रखरखाव नहीं किया और यह पूरी तरह से सजावटी थी। कोई अन्य निगरानी उपकरण या पर्यवेक्षक आसपास नहीं है। क्या आप लक्ष्य वस्तु को तुरंत प्राप्त करने के लिए 6,666 युआन खर्च करना चाहते हैं? रेटिना पर दिखाई देने वाली जानकारी को देखना, फिर गंदे नदी के पानी और गाद को देखना। जियांग ताओ ने वस्तु को पुनः प्राप्त करने के लिए निर्णायक रूप से पैसे खर्च करने का फैसला किया। इस ठंड के मौसम में कुल्हाड़ियों के लिए मछली पकड़ने के लिए कीचड़ में कूदने का उसका कोई इरादा नहीं था। कौन जानता है कि वे 2 कुल्हाड़ियां कितनी गहराई तक दबी हुई है, और वह कोई पुनर्प्राप्ति उपकरण नहीं लाया। आज जब वह आया तो उसने कुल्हाड़ियां लाने के लिए पैसे खर्च करने का इरादा किया। आखिरकार उन 1000 ग्राम गोल्डन एक्स की कीमत कम से कम 7 या 800 हजार है। 6000 से अधिक खर्च करना कोई समस्या नहीं है। कटौती सफल, आइटम पुनः प्राप्त हो रहा है। कृपया इसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। स्विच टिल्ड। अचानक नहर के भीतर से हिलने की आवाज आई। पानी के अंदर से निकली सुनहरी और चांदी की चमक। जियांग ताओ ने सहजता से उन्हें पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। चमक तेजी से उसके हाथों में उड़ गई। उन्हें भारीपन महसूस हुआ, बिल्कुल इंटेल में उल्लिखित सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां।
उनकी जांच करने का समय नहीं था। जियांग ताओ ने सीधे दोनों कुल्हाड़ियों को अपनी पैंट की जेब में भर लिया। 1000 ग्राम की गोल्डन कुल्हाड़ी महज एक हथेली के आकार की थी। इसे जेब में भरने से केवल थोड़ी सी रूपरेखा का पता चला, स्पष्ट नहीं। जियांग ताओ मुड़ा और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया, तेजी से जंगल से गुजरा और ओल्ड सन की कब्र पर लौट आया। चारों ओर नजर दौड़ाई तो पाया कि आसपास स्मारक या कब्र की सफाई के लिए कोई अन्य परिवार मौजूद नहीं था। जियांग ताओ जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से लौट गए। एक बार कार में वापस आकर उसने एक लंबी सांस छोड़ी। ऑपरेशन सुचारू रूप से चला गया। उसकी जेब से 2 कुल्हाड़ियां निकाल ली। चांदी की कुल्हाड़ी की कीमत ज्यादा नहीं है। 1000 ग्राम की कीमत लगभग 7 या 8000 युआन होगी, जो अभी काटे गए पैसे की भरपाई के लिए पर्याप्त है। हालांकि गोल्डन एक्स की कीमत बहुत अधिक है। इसके रंग को देखते हुए ये कम से कम 24 कैरेट सोना है। हाल ही में जियांग ताओ को बहुत सारा सोना मिला था और हालांकि वह विशेषज्ञ नहीं था, फिर भी वह कुछ हद तक पारखी था। इसका डिजाइन वास्तव में आकर्षक नहीं है। सोने की कीमतें स्थिर होने पर भी इसे बेचा जा सकता है। और पेन गार्डन के चारों ओर टहले, देखें कि क्या मैं प्राचीन वस्तुओं से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। मैं वहाँ कई बार गया हूँ और प्राचीन वस्तुओं के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं जुटा पाया। ये बहुत असामान्य है। हो सकता है कि सचमुच कोई बड़ा आश्चर्य मेरा इंतजार कर रहा हो। ताज़ा प्राप्त गोल्डन एक्स की प्रशंसा करने के बाद जियांग ताओ ने यात्री सीट के सामने दस्ताना बॉक्स खोला। उसने अंदर टिश्यू बॉक्स से कुछ टिश्यू निकाले और गोल्डन एक्स को कसकर लपेटा, उसे लापरवाही से अंदर फेंक दिया। रिंग रिंग टिल्डा। जैसे ही जियांग ताओ गाड़ी चलाने वाला था, कार का फोन बज उठा। कॉलर आईडी और नोट किए गए नाम पर 8 की स्ट्रिंग देखना। जियांग ताओ ने खुशी महसूस करते हुए भौहें ऊपर उठाई। वांग मिंगलोंग, झांग चाओ के जैविक पिता का फोन। जियांग ताओ द्वारा वांग मिंगलोंग को झांग चाओ के बाल भेजे हुए आधे महीने से अधिक समय हो गया था। वो सोच रहा था कि वांग मिंगलोंग ने अभी तक उससे संपर्क क्यों नहीं किया। भाई टोंगजी द्वारा प्रदान की गई जानकारी बिल्कुल विश्वसनीय थी। झांग चाओ निश्चित रूप से वांग मिंगलोंग का बेटा था। क्या ऐसा हो सकता है कि झांग चाओ के पिता मुझे पैसे देने आ रहे हों? खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। फिर जियांग ताओ ने कॉल का जवाब देने के लिए स्क्रीन टैप की। क्या आप जियांग ताओ हैं? आपने मुझे जो बाल भेजे थे उनका मालिक कहाँ है? जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, दूसरी ओर से कुछ हद तक आधिकारिक आवाज आई। राष्ट्रपति वांग पहले ही डीएनए सत्यापित कर चुके हैं। वांग मिंगलोंग की बातें सुनकर जियांग ताओ को अपने दिल से बोझ उतर गया। वह झांग चाओ के लिए भी खुश थे। समाज के निचले स्तर पर संघर्ष करने से लेकर अरबपति का बेटा बनने तक, एक संघर्षरत कार्यकर्ता से एक ग्लैमरस अमीर दूसरी पीढ़ी तक, इससे कई वर्षों की मेहनत बच जाती है। सच कहूं तो जियांग ताओ को भी झांग चाओ की किस्मत से थोड़ी ईर्ष्या हो रही थी। हाँ, इसे शुरू में सत्यापित किया गया है, लेकिन इसे फिर से सत्यापित करने की आवश्यकता है। अध्याय 295, हाथ में सोने की कुल्हाड़ी और झांग चाओ के असली पिता का फोन कॉल। इसके अलावा इस बार मैं व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य एकत्र करना चाहता हूँ। फोन के दूसरे छोर पर वांग मिंगलोंग ने तर्कसंगत और सतर्क रहते हुए अपने बेटे को खोजने की अच्छी खबर को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दिया। आजकल सभी प्रकार के धोखाधड़ी के मामले बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। सावधानी ही सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ठीक है राष्ट्रपति वांग, मुझे एक पता बताएं और मैं अभी उन्हें संभाल लूंगा। जियांग ताओ ने वांग मिंगलोंग की सावधानी को पूरी तरह से समझा। आखिरकार उनकी संपत्ति और रुतबे के कारण जो लोग उन पर अपना पिता होने का दावा करना चाहते थे, वे शायद बीजिंग की तीसरी रिंग के आसपास कतार में खड़े हो सकते थे। जियांग ताओ ने गलती से सिर पर कील ठोक दी। वांग मिंगलोंग द्वारा अपने बेटे की तलाश में नोटिस पोस्ट करने के बाद हर दिन सैकड़ों लोगों ने बचे हुए संपर्क नंबर पर कॉल किया। उनमें से हर एक रो रहा था और उसे डैड कह रहा था। वांग मिंगलोंग का बेटा बनना चाहता था। उन लोगों में पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान दोनों थे। बड़े लोग वांग मिंगलोंग से भी बड़े थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस स्टेशन ने उनका घरेलू पंजीकरण स्थापित करते समय उनकी उम्र गलत तरीके से दर्ज की थी। छोटे बच्चे केवल किशोरावस्था में थे। उनका दावा था कि वे विकास संबंधी विकारों से पीड़ित हैं। कुछ गलत लिंग के साथ और भी अधिक अमूर्त थे। उच्च इनाम वाले अपने बेटे की तलाश में वांग मिंगलोंग ने रिश्तेदारी का दावा करने के लिए महिलाओं को भी फोन किया और कहा कि उन्होंने विशेष कारणों से लिंग बदल लिया है। कुल मिलाकर अपने बेटे को खोजने के लिए उच्च इनाम नोटिस प्रकाशित करने के बाद से उन वर्षों में कम से कम कई हजार लोग थे जिन्होंने वांग मिंगलोंग को अपने पिता के रूप में दावा करने की कोशिश की थी। हर दिन सैकड़ों लोग अपनी किस्मत को परखने की उम्मीद में उन्हें बाल मेल करते थे। यदि नहीं तो उन्हें सबसे अधिक नुकसान कुछ बाल और डाक व्यय का ही होगा। लेकिन अगर किसी भी तरह से वे सही थे तो क्या यह अपार धन की ओर एक त्वरित छलांग नहीं होगी? तो वांग मिंगलोंग को परीक्षण के लिए प्रतीक्षारत बालों की मात्रा वास्तव में जबरदस्त थी। जिन बालों को जियांग ताओ ने पहले झांग चाओ से वांग मिंगलोंग को मेल किया था, उनका परीक्षण केवल 10 मिनट पहले ही किया गया था। परीक्षण के परिणाम देखकर वांग मिंगलोंग उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। इतने सालों के बाद आखिरकार 99.99% समानता वाला कोई व्यक्ति था।
ऐसी समानता के साथ यह मूल रूप से जैविक के रूप में पुष्टि की जाती है, लेकिन सुरक्षित होने के लिए इसे अभी भी व्यक्तिगत रूप से बाल संग्रह और सत्यापन की आवश्यकता है। क्या होगा यदि किसी ने उसके बाल प्राप्त करने के लिए कंपनी के आंतरिक कर्मचारियों के साथ मिलीभगत की और फिर उसे सत्यापन के लिए उसके पास भेज दिया? हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से बालों का संग्रह और पुनः सत्यापन अभी भी बहुत आवश्यक है, इसलिए वह अब ये फोन जियांग ताओ को कर रहा है। जियांग ताओ और वांग मिंगलोग ने फोन रखने से पहले फोन पर बैठक के समय और स्थान की पुष्टि की। इसके तुरंत बाद उन्हें झांग चाओ का नंबर मिला और उसे डायल किया। कुरकुरा और मीठा यिनताई सेब रास्ते से गुजरते समय उन्हें न चूखें, पहले चखें, बाद में खरीदें। अगर वे स्वादिष्ट नहीं हैं, तो कोई शुल्क नहीं है। शाह नदी बाजार में झांग चाओ एक कार के पास एक ऊंचे प्लास्टिक स्टूल पर बैठ गया और बोरियत के कारण कुछ हद तक धूम्रपान कर रहा था। सिबों पर रखा गया हैंडहेल्ड लाउडस्पीकर बिक्री की पिच को लगातार लूप करता रहा। वह सुबह करीब 6 बजे स्टॉल लगाने आया था और अब 9 बज चुके थे। कुल मिलाकर उसने लगभग 200 युआन मूल्य की ही बिक्री की थी। खरीद लागत में कटौती के बाद लाभ 50 युआन भी नहीं था। इस बाजार दिवस के अंत तक वह संभवतः अधिकतम 200 युआन कमा सकता है। ओह, काश मैंने इतने वर्षों में पैसा बर्बाद न किया होता तो और अधिक बचत करना बहुत अच्छा होता। वर्ष के अंत तक मैं कीनू बेचने और बड़ा लाभ कमाने के लिए भाई जियांग के साथ साझेदारी कर सकता था। नए साल के बाद मैं पशु फार्म में भाई जियांग के साथ शामिल हो सकता था। अब लियू जियुआन और शान युफेई मुझसे अलग दुनिया में हैं। दोनों ने भाई जियांग का अनुसरण करके बहुत पैसा कमाया है। उन दो भाइयों के बारे में सोच रहा था जो हर दिन उसकी तरह फल बेचते थे, जिनका उत्थान जियांग ताओ ने किया था। झांग चाओ को भावनाओं का मिश्रण महसूस हुआ। जियांग ताओ ने उसे 2 मौके दिए थे, लेकिन उसने उनका फायदा नहीं उठाया। अंत में वह केवल अपने अच्छे दोस्तों को खुली आंखों से मोटी कमाई करते हुए देख सका। अंगूठी, अंगूठी, अंगूठी। उसकी जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। देखने के लिए फोन निकाला तो कॉलर आईडी पर माँ नाम दिखा। इस नाम को देखकर झांग चाओ को बेवजह अंदर से कुछ अवरुद्ध सा महसूस हुआ। अध्याय 296 पारिवारिक पुनर्मिलन, झांग चाओ की वापसी। ट्रिपल रिलीज। झांग चाओ के माता पिता आमतौर पर उसे नहीं बुलाते। हर बार वे ऐसा करते हैं, ये निश्चित रूप से किसी न किसी चीज के लिए होता है और बिना किसी अपवाद के ये हमेशा पैसे के बारे में है। अपने बजते फोन को देखते हुए झांग चाओ ने आशा की एक किरण पकड़ रखी थी। उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ फिर से पैसे मांगने के लिए फोन नहीं करेगी। हाय मम्मी, जवाब देने के लिए अपनी उंगली सरकाते हुए झांग चाओ ने धीरे से अपनी माँ का अभिवादन किया। हालांकि वसंत महोत्सव के दौरान घर में चीजें थोड़ी अप्रिय थी, फिर भी वे पारिवारिक थे और वह रिश्ते को बहुत तनावपूर्ण नहीं बनाना चाहता था। अब जब उसकी माँ ने उसे बुलाया तो वह तनावपूर्ण रिश्ते को कम करने का मौका लेना चाहता था। बेटा, तुम्हारे भाई की प्रेमिका का समझौता हो गया है और वे इस मई दिवस पर शादी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। आजकल शादी करना कोई आसान काम नहीं है। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद झांग चाओ मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। ये कहना झूठ होगा कि वह ईर्ष्यालु नहीं था। यदि उसके माता पिता उसके साथ उसके भाई के समान ही सौतेला व्यवहार करते तो वह सपने में भी हंसता। तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हारे चाचा चाची से कुछ पैसे उधार लिए थे और हमने पहले ही उनके लिए एक घर खरीद दिया है। अब दुल्हन की कीमत के लिए हमारे पास 80,000 युआन कम है और हमारे पास उधार लेने के लिए कहीं नहीं है। बेटा, क्या तुम फिर से अपने भाई की मदद कर सकते हो? माँ वादा करती है, यह आखिरी बार है और हम आपको निश्चित रूप से भुगतान करेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर एक बार फिर बातचीत को पैसे पर स्थानांतरित करते हुए झांग चाओ की अभिव्यक्ति कड़वी हो गई। उसे सचमुच अपनी माँ से बहुत अधिक आशा नहीं करनी चाहिए थी। वसंत महोत्सव का दृश्य जहां उसकी माँ ने उसे डांटा था फिर से सामने आ गया, जिससे झांग चाओ को और भी अधिक ठंड महसूस हुई। माँ, मेरे पास वास्तव में पैसे नहीं है। 2 साल पहले मेरे व्यवसाय में पैसा खो गया था और मैंने पिछले साल ही अपना कर्ज चुकाया था। मैं 8,000 युआन भी नहीं जुटा सकता, 80,000 तो दूर की बात है। झांग चाओ ने गहरी सांस ली और अपनी माँ को तथ्य बताते समय शांत स्वर बनाए रखने की कोशिश की। बेशक व्यापारिक घाटा झूठ था। सच्चाई ये थी कि वह अक्सर बेतहाशा खर्च करता था और उसे पैरों की मालिश पसंद थी, इसलिए उसने ज्यादा पैसे नहीं बचाए थे। माँ आप पर विश्वास करती है। माँ जानती है कि आपके पास वास्तव में पैसा नहीं है, लेकिन क्या आपका कोई अमीर दोस्त नहीं है? वह जियांग, उसका नाम क्या था? मैंने गांव के लोगों से सुना है कि वह अब एक बड़ी बेंच चलाता है और पशुपालन में लाखों का निवेश करता है। वह वास्तव में सक्षम है। क्या आप दोनों के बीच अच्छे संबंध नहीं है? 80,000 उधार लेना नहीं, एक पूर्ण संख्या के लिए 100,000 अच्छा रहेगा। ये कठिन नहीं होना चाहिए, है ना? ये सुनकर कि उसकी माँ ने अपने भाई के लिए जियांग ताओ से 100,000 युआन उधार लेने का सुझाव दिया, झांग चाओ फूट फूट कर हंसे और इनकार कर दिया। माँ, भाई जियांग के साथ मेरा रिश्ता इतना घनिष्ठ नहीं है कि मैं इतने पैसे उधार ले सकूं। मैं वह मांग नहीं सकता।
अपने माता पिता और भाई के प्रति उसकी समझ के आधार पर यदि उसने पैसे उधार लिए थे तो वह उनसे इसे चुकाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। अंत में उसे स्वयं ही इसका भुगतान करना होगा। आप क्यों नहीं पूछ सकते? यह ऐसा है जैसे पैसे उधार लेना आपके लिए मरने जितना कठिन है। क्या आप एक बड़े भाई के रूप में अपने छोटे भाई की मदद नहीं कर सकते? तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हें बिना कुछ लिए इतना बड़ा कर दिया। जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम एक उंगली भी नहीं उठाओगे। आपने इतने सालों तक काम किया है, आप घर पर कितना पैसा लाए हैं? चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं मानता कि आपके पास 100,000 80,000 की बचत नहीं है। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या योजना बना रहे हो। आप नहीं चाहते कि आपके भाई की शादी हो। आप स्वार्थी हैं। मैं तुमसे बहस कर चुका हूँ। मुझे सीधा उत्तर दो, क्या तुम ये पैसे दे रहे हो या नहीं? यदि नहीं तो दोबारा घर आने की चिंता मत करो। यदि तुम वहां मर जाओगे तो किसी को परवाह नहीं होगी। दूसरी ओर ये सुनकर कि झांग चाओ अड़िग रहा और पैसे नहीं देगा, उसकी मां ने तुरंत अपना धैर्य खो दिया। उसका असली स्वभाव फूटकर सामने आ गया और आक्रोश फैल गया। अपनी मां की कर्कश चिल्लाहट सुनकर झांग चाओ को लगा कि उसका दिल ठंडा हो गया है। यह उसकी अपनी मां थी। मैं इसे आखिरी बार कहूंगा, मेरे पास वास्तव में पैसे नहीं है और मैं इसे उधार नहीं लूंगा। भले ही आप मुझे धक्का दें, ये काम नहीं करेगा। झांग चाओ अपनी सीमाओं पर दृढ़ रहे। अगर उसके पास पैसा होता तो चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, वह अपने माता पिता को कुछ दे देता। लेकिन चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह उनके लिए बिल्कुल भी उधार नहीं लेगा। ठीक है, तुम लड़के, तुम्हें लगता है कि अब तुम वही हो। अगर तुम में हिम्मत है तो वापस मत आना। तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें मरा हुआ समझेंगे। वापस आकर उनकी आंखों में धूल मत झोंकना। बीप बीप बीप। फोन कॉल समाप्त हो गई और झांग चाओ ने उत्तेजित महसूस करते हुए पैकेट से एक सिगरेट ली और उसे जलाया, जल्दी से धुआं खींचा और छोड़ा। उनके परिवार के साथ हर बातचीत पैसे के इर्द गिर्द घूमती थी, जिसका अंत हमेशा कलह में होता था। पैसा पैसा पैसा। पैसे के सामने पारिवारिक बंधन भी कमजोर और बेकार है। बचपन से ही चाहे कुछ भी हो, वह हमेशा अपने भाई की बात टालते रहे। सबसे अच्छा भोजन, पेय और खिलौने सभी उसके भाई को मिले। यहाँ तक कि जब वे दोनों एक ही लड़की को पसंद करते थे, तब भी उन्हें अपने भाई को रास्ता देना पड़ा। झांग चाओ को लगा कि एक बड़े भाई के रूप में उन्होंने काफी कुछ किया है। फिर भी उसे कभी भी अपने माता पिता से प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं मिला था। उन्होंने हमेशा सोचा कि यह उनका कर्तव्य था और यह पर्याप्त नहीं था। वे चाहते थे कि वह अपने भाई की और अधिक मदद करे। बेटे होते हुए भी इतना बड़ा फासला क्यों? झांग चाओ को एक से अधिक बार संदेह हुआ था कि क्या वह उनका जैविक बच्चा भी था। अचानक झांग चाओ को याद आया कि जियांग ताओ ने आधे महीने से अधिक समय पहले एक पे के दौरान क्या उल्लेख किया था। बीजिंग में एक अमीर व्यक्ति ने अपने बेटे को ढूंढने वाले को $10 लाख का इनाम देने की पेशकश की। ओह, वह कैसा चाहता था कि वह वैसा ही बच्चा होता। लेकिन अफसोस, बिना किसी खबर के इतना समय बीत गया। ये स्पष्ट रूप से एक मृत अंत था। अंगूठी अंगूठी अंगूठी। फोन फिर से बजा और झांग चाओ को लगा कि शायद उसके पिता या भाई उसे डांटने के लिए फोन कर रहे हैं। जब भी वह अपनी मां के साथ बहस करता था तो उसके पिता या भाई नैतिक रूप से ऊंचे स्थान पर आकर उसकी मां को परेशान करने के लिए उसे दोषी ठहराते थे। स्क्रीन पर कॉलर आईडी देखकर ब्रदर जियांग देख रहा है। अध्याय 297, पारिवारिक पुनर्मिलन, झांग चाओ की वापसी। ट्रिपल रिलीज। झांग चाओ का तनावपूर्ण मूड थोड़ा शांत हुआ। हेलो भाई जियांग, मैं यहाँ शाह नदी के बड़े बाजार में उपस्थित हूँ। अब वापस जाओ। ठीक है, जरूर, मैं सामान पैक करके वापस चला जाऊंगा। ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। जियांग ताओ से फोन पर जुड़ने के बाद दोनों भाइयों ने फोन काटने से पहले कुछ देर बातचीत की। झांग चाओ ने ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि क्यों। चूंकि जियांग ताओ ने उसे सामान पैक करने और घर जाने के लिए कहा था, इसलिए उसने कॉल के तुरंत बाद ऐसा किया। उसने ट्रक के डिब्बे का दरवाजा बंद किया, अंदर गया, ट्रक स्टार्ट किया और शियाओशान्हे गांव की दिशा में चला गया। इसमें 39 मिनट लगे। जब झांग चाओ जियाओशान्हे गांव के प्रवेश द्वार पर वापस गए तो वह दूर से जियांग ताओ की शानदार मर्सिडीज GLS देख सकते थे। यहाँ जियाओशान्हे गांव में किराए पर रहने वाले अधिकांश लोग प्रवासी श्रमिक हैं। भले ही किसी के पास कार हो, आमतौर पर उसकी कीमत दसियों हजार या सैकड़ों हजार RMB होती है। 2 लाख से अधिक मूल्य की शायद ही कोई गाड़ियां हो। जियांग ताओ की मर्सिडीज GLS गांव के प्रवेश द्वार पर एक खुली जगह पर खड़ी थी, जो आसपास की सामान्य कारों के बीच खड़ी थी। वरूम टिल्ड। झांग चाओ ने अपना ट्रक जियांग ताओ की मर्सिडीज के ठीक बगल में पार्क किया। उसने चतुराई से ट्रक को अंदर घुमाया, हैंड ब्रेक लगाया, सब कुछ एक सहज गति में। पार्क करने के बाद झांग चाओ ट्रक से बाहर कूद गया और एक प्रसन्न मुस्कान के साथ जियांग ताओ की कार के पास गया और शीशे के माध्यम से उसका स्वागत किया। भाई जियांग, आज व्यस्त नहीं है तुम्हारे पास मुझे ढूंढने आने का समय कैसे है? जियांग ताओ ने कार की खिड़की नीचे की, मुस्कुराए और झांग चाओ से कहा, पहले अंदर जाओ, पिछली सीट पर जाओ। ठीक है। झांग चाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, दरवाजा खोला और पिछली सीट पर बैठ गए।
चाओ जी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बेहतर होगा कि तुम मानसिक रूप से तैयार रहो। उसने झांग चाओ की ओर देखा, जो अभी अभी पिछली सीट पर बैठे थे, और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, क्या हो रहा है भाई जियांग? जियांग ताओ की आवाज में गंभीर स्वर सुनकर झांग चाओ के चेहरे के भाव भी थोड़े तनावपूर्ण हो गए। घबराओ मत, यह अच्छी खबर है। क्या तुम्हें वह बात याद है जो मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बताई थी? परीक्षा परिणाम आ गए हैं। परीक्षा के परिणाम। जियांग ताओ के शब्दों को सुनकर झांग चाओ ने स्वाभाविक रूप से सोचा कि यह क्या था, और उसका दिल उसके गले तक पहुंच गया। ये परिणाम उसके लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। क्या वह निचले स्तर पर संघर्ष करना जारी रखेगा या अपनी जड़ों को पहचानेगा और ऊंची उड़ान भरेगा? ये सब इस महत्वपूर्ण क्षण पर निर्भर करता है। जियांग ताओ ने सीधे बात की। हाँ, परीक्षण के परिणाम। राष्ट्रपति वांग के साथ आपकी डीएनए समानता 99.99% तक है, जिसे चिकित्सकीय रूप से पिता पुत्र के रिश्ते के रूप में पहचाना जा सकता है। हालांकि वह इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब यह उम्मीद वास्तविकता बन गई तो झांग चाओ को वास्तव में कुछ हद तक अवास्तविक लगा। क्या वह सचमुच उस अमीर आदमी का बेटा हो सकता है जिसने अपने बच्चे के लिए अत्यधिक इनाम की घोषणा की थी? क्या यह एक सपना नहीं है? जबकि झांग चाओ ने कई बार सवाल किया था कि क्या वह वास्तव में अपने माता पिता का जैविक पुत्र है। ऐसा ज्यादातर अपने माता पिता के साथ बहस के दौरान हताशा के कारण होता था। अंतिम पुष्टि करने के लिए साइट पर अतिरिक्त रक्त के नमूने एकत्र करने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह काफी निश्चित है। मैंने कहा कि आपकी शक्ल राष्ट्रपति वांग से मिलती जुलती है, क्या मैंने ठीक नहीं कहा? जियांग ताओ ने प्रसन्न भाव से झांग चाओ की ओर देखा। यदि झांग चाओ की पहचान की पुष्टि की जा सकती है तो इससे सिर्फ झांग चाओ को लाभ नहीं होगा, वह स्वयं भी वांग मिंगलोक द्वारा प्रस्तावित 1 मिलियन का इनाम अर्जित कर सकता है। 10 लाख। उनके गृहनगर पिंक काउंटी में आप 120 वर्ग मीटर के 3 बेडरूम वाले घर के लिए नकद भुगतान कर सकते हैं। भाई जियांग, क्या यह विश्वसनीय है? झांग चाओ अपने 20 वर्ष से अधिक के जीवन में कभी इतने घबराए हुए नहीं थे। हाल के वर्षों में धनी व्यक्तियों द्वारा लापता बच्चों की सफल खोज के बारे में ऑनलाइन कई समाचार सामने आए हैं, जैसे जी माओयू और उनका बेटा, जी माओ फेंग और उनका बेटा, और कई अन्य। यह अनगिनत है। अपहृत बच्चों को उनके जैविक माता पिता से मिलाने से भी कई लाभ प्राप्त हुए हैं। इस दौरान झांग चाओ ने चुपचाप और ध्यान से वांग मिंगलों की जानकारी पर गौर किया था। वह जानता था कि वह जिया हुआलियांगजी का अध्यक्ष है। वह जानता था कि उसके पास अरबों की संपत्ति है। ऐसे शक्तिशाली जैविक पिता को पहचान कर थोड़ी सी सद्भावना भी उनकी स्थिति में काफी सुधार कर सकती है। चिंता मत करो, ये संभवतः सच है, काफी विश्वसनीय है। उस समय राष्ट्रपति वांग ने मुझे आपको बुलाने के लिए बुलाया था, तो आप क्या सोचते हैं? आप जा रहे हैं या नहीं? जियांग ताओ ने झांग चाओ की ओर देखा, उसके फैसले के प्रति सम्मान दिखाया और उस पर दबाव नहीं डाला। जाओ, मैं जाऊंगा। झांग चाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, जाने के लिए सहमति व्यक्त की। भाग्य बदलने का ये दुर्लभ अवसर, महान अवसर के साथ वह निश्चित रूप से इसे चूकेगा नहीं, वह इसे कसकर पकड़ लेगा। तो फिर अब चलते हैं। जियांग ताओ ने बोलना समाप्त किया और वांग मिंगलोक के साथ व्यवस्थित स्थान की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों ने बेकार की बातें की, जिससे बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल बन गया। सुबह करीब 11:30 बजे मर्सिडीज GLS चाओयांग जिले में जिया हुआलियांगजी के मुख्यालय भवन में पहुंची। एक आगंतुक स्थल पर पार्किंग के बाद जियांग ताओ दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक उसे एक तेज दहाड़ सुनाई दी। एक लाल फेरारी गेट से होकर गुजरी और एक सुंदर बहाव बनाते हुए उसकी कार के ठीक बगल में खड़ी हो गई। वाह, ये बहुत प्रभावशाली है। ये देखकर कि फरारी कैसे पार्क हुई, जियांग ताओ की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसने वास्तव में इसकी प्रशंसा की थी। पिछली सीट पर बैठे झांग चाओ ने भी फरारी के प्रभावशाली युद्धाभ्यास को आश्चर्य से देखा। चलो चाओ जी, बाहर निकलो। जियांग ताओ ने पिछली सीट पर झांग चाओ को बुलाया। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। साथ ही फेरारी का दरवाजा भी खुल गया। काले सूट, सफेद शर्ट और आगे की ओर कटा हुआ बाल कटवाने वाला बड़ा धूप का चश्मा पहने एक आदमी कार से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद उस व्यक्ति ने सहजता से जियांग ताओ की ओर देखा। अध्याय 298, पारिवारिक पुनर्मिलन, झांग चाओ की वापसी। ट्रिपल रिलीज। जियांग ताओ की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखने पर वांग फी अवाक रह गए। अपनी प्रेमिका के विश्वासघात से प्रभावित होकर वांग फी जियांग ताओ के रूप रंग से बहुत प्रभावित हुआ। उन्हें हुइलोगुआन बार की वह रात भी याद है जब उन्होंने अपना गुस्सा निकालने के लिए जियांग ताओ को मुक्का मारने के लिए 80,000 युआन खर्च किए थे। आखिर में पैसा खर्च हो गया, लेकिन गुस्सा नहीं निकला और इसका खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ा। वांग फेई ने अपने कार्यों से प्रदर्शित किया कि कष्ट सहने के लिए पैसे देने का क्या मतलब होता है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वांग फी ने अपना चश्मा अपनी नाक के ऊपर चढ़ाया और हैरान भाव से जियांग ताओ की ओर देखते हुए पूछा। अरे क्या यह नहीं है? उसका नाम क्या है? कुछ शाओ। जियांग ताओ ने वांग फी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन वह क्षण भर के लिए अपना नाम भूल गया। उस समय गैस स्टेशन पर वांग फी के बारे में दी गई जानकारी में उनके नाम का उल्लेख था।
लेकिन चूंकि यह बहुत समय पहले की बात है, जियांग ताओ बहुत पहले ही भूल गया था कि उसका नाम क्या था। अरे, झांग चाओ को ठीक बाद कार से बाहर निकलते हुए देखना। वांग फी ने एक बार फिर अपने चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य का भाव दिखाया। ये दोनों एक ही पिता और माता के जैविक भाई थे और उनकी शक्ल सूरत में 6 या 7 बिंदु समानताएं थी। जो कोई भी उन्हें एक साथ खड़ा देखता, वह बता सकता था कि वे भाई हैं। आप मेरे लंबे समय से खोए हुए बड़े भाई हैं। झांग चाओ का चेहरा स्पष्ट रूप से देखने पर वांग फी ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। हेलो, ये झांग चाओ का पहली बार वांग फी के अमीर स्तर के किसी व्यक्ति से सामना हुआ था। अचानक वह एक अति अमीर दूसरी पीढ़ी के रूप में वांग फी से निकलने वाली तेज आभा से कुछ हद तक अभिभूत हो गया। वह थोड़ा असहज होकर बोले। वांग फी की बातें सुनकर जियांग ताओ भी हैरान रह गए। क्या ऐसा कोई संयोग हो सकता है? ये लड़का झांग चाओ का जैविक भाई निकला। समान, बहुत समान। आप मुझसे भी अधिक पिताजी जैसे लगते हैं। अब परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी राय में ये बिल्कुल अनावश्यक है। वांग फे ने झांग चाओ को जलती आंखों से देखा, उत्साहित लग रही थी। आओ, मैं तुम्हें पिताजी के कार्यालय ले जाऊंगा। इसके साथ वांग फी मुड़े और आगे बढ़े। जियांग ताओ और झांग चाओ उनके पीछे चल रहे थे। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? वांग फी ने उत्सुकता से पूछताछ करते हुए जियांग ताओ की ओर देखा। हालांकि वह जियांग ताओ का नाम भी नहीं जानता था, लेकिन उसके मन में उस पर गहरी छाप थी और यहाँ तक कि वह उसे कुछ और बार मुक्का मारना चाहता था। हम एक ही गृहनगर से हैं और अच्छे दोस्त हैं। जियांग ताओ को लगा कि वांग फी की नजर उस पर थोड़ी हट गई थी। ऐसा लग रहा था कि यह लड़का अभी तक अपनी प्रेमिका के विश्वासघात की छाया से उबर नहीं पाया है। ओह, वांग फी ने लापरवाही से जवाब दिया और जियांग ताओ पर ध्यान देना बंद कर दिया। इसके बजाय झांग चाओ पर ध्यान केंद्रित किया और रोजमर्रा की जिंदगी के सवाल पूछे, जैसे कि वह काम के लिए क्या करता है, वह कहाँ रहता है, क्या वह शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं, इत्यादि। रास्ते में वे तीनों बेकार की बातें करते रहे। वे जल्द ही कार्यालय भवन की पहली मंजिल पर लॉबी में प्रवेश कर गए। वांग फी उन्हें लिफ्ट रूम में ले गए और लिफ्ट से सीधे चेयरमैन के कार्यालय के बाहर 5वीं मंजिल पर ले गए। कृपया अंदर आएं। अंदर वांग मिंगलों की आवाज सुनकर वांग फी ने इस बार दरवाजा खोला, जिससे जियांग ताओ और झांग चाओ अंदर आ गए। पिताजी, वे यहाँ हैं। प्रवेश करने के बाद वांग फी ने अपनी आवाज में थोड़ा उत्साह के साथ अपने पिता वांग मिंगलों का स्वागत किया। वह और झांग चाओ जैविक भाई थे और वह वर्षों से हमेशा अपने बड़े भाई से मिलने की आशा रखते थे। अब जब उसकी इच्छा पूरी हो गई तो वह स्वाभाविक रूप से खुश था। जहां तक विरासत को साझा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के होने की बात है, तो वांग फी को इसकी तनिक भी परवाह नहीं थी। उनके और झांग चाओ के अलावा वांग मिंगलों के 2 अन्य बेटे और 4 बेटियां थी, इसलिए उनके पास उनकी कोई कमी नहीं थी। सुप्रभात राष्ट्रपति वांग, मैं लोगों को आपके पास लाया हूँ। जियांग ताओ ने शांत मुस्कान के साथ वांग मिंगलों का स्वागत किया, न तो अहंकारी और न ही विनम्र, और अपने बगल में झांग चाओ की ओर इशारा किया। वांग, नमस्ते राष्ट्रपति वांग। झांग चाओ ने अपने उत्साह को दबाया और वांग मिंगलों का अभिवादन किया, फिर अपना सिर नीचे कर लिया। उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की, हालांकि यह जानते हुए कि डेस्क के पीछे का आदमी उसके लंबे समय से खोए हुए पिता हो सकते हैं। लेकिन वांग मिंगलों द्वारा श्रेष्ठता की प्रभावशाली आभा प्रदर्शित की गई। फिर भी वह बेहद घबराया हुआ था, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वांग मिंगलों अभिवादन के लिए खड़े हुए बिना बैठे रहे और न ही कुछ बोले, चुप रहे। हालांकि उसकी नजर झांग चाओ पर टिकी हुई लग रही थी। वह एक पल के लिए भी दूर देखने को तैयार नहीं था। समानता, ये बच्चा बिल्कुल उसके जैसा दिखता था, निश्चित रूप से उसका अपना खून। वांग मिंगलों के सभी बच्चों में झांग चाओ निस्संदेह उनसे सबसे अधिक मिलते जुलते थे। कान, नाक, मुंह, आंखें, आकृति बिल्कुल अपने ही युवा संस्करण की तरह। इसे देखते हुए वास्तव में आगे के परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी। वांग मिंगलों लगभग निश्चित थे कि झांग चाओ उनका लंबे समय से खोया हुआ सबसे बड़ा बेटा था। हालांकि सतर्क रहने के लिए वांग मिंगलों ने अस्पताल की प्रयोगशाला से लोगों को उनके और झांग चाओ के रक्त के नमूने लेने के लिए साइट पर आने की व्यवस्था की। डीएनए मैच को दोबारा सत्यापित करने के लिए इस बार गति बहुत तेज थी और रक्त निकाले जाने के आधे घंटे से भी कम समय में परिणाम सामने आ गए। डीएनए समानता 99.999% माता पिता बच्चे के रिश्ते की पुष्टि करती है। परीक्षण के नतीजे आने के कुछ ही समय बाद विलासिता के कपड़े पहने 50 या 60 साल की एक महिला भी कंपनी में पहुंची। बच्चा, मेरा गरीब बच्चा टिल्डा। जैसे ही महिला ने झांग चाओ को देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने जल्दी से अपनी बाहें खोल दी और झांग चाओ को कसकर गले लगा लिया। वह बच्चा और मेरा बच्चा चिल्लाती रही। झांग चाओ को यह भी एहसास हुआ कि यह महिला संभवतः उनकी जैविक मां थी। पहले तो उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। आखिरकार वे दशकों से एक दूसरे को देखे बिना अलग हो गए थे, इसलिए कोई पारिवारिक बंधन नहीं था। हालांकि दिल दहला देने वाली चीखें सुनकर, उसकी पुकार सुनकर, बच्चे। अध्याय 299, पारिवारिक पुनर्मिलन, झांग चाओ की वापसी।
झांग चाओ का दिल पत्थर की तरह कठोर धीरे धीरे नर्म हो गया और उसकी आंखें धीरे धीरे मौन आंसुओं से लाल हो गईं। जो हाथ कुछ अजीब तरह से उसकी पीठ के पीछे रखे हुए थे वे भी धीरे धीरे महिला के कंधों पर आ गए। भाई, घर में स्वागत है। पिताजी, माँ और मैं 20 वर्षों से अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं और आखिरकार हमने आपको घर वापस ला दिया है। वांग फेई ने देखा कि उसकी माँ और उसका लंबे समय से खोया हुआ बड़ा भाई रो रहे थे और एक दूसरे को कसकर पकड़ रहे थे। वह भी हिल गया और उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। वांग मिंगलोंग शांत दिख रहे थे, उनके चेहरे पर पानी जैसा शांत भाव था, लेकिन उनके दिल में खुशी उनकी पत्नी कांग हुई जुन से कम नहीं थी। 20 वर्षों से अधिक समय तक खोजने के बाद आखिरकार उन्हें उनका बेटा मिल गया। एक पिता के रूप में वह खुश कैसे नहीं हो सकते। झांग चाओ उनकी पहली संतान, उनका सबसे बड़ा बेटा था, ऐसा कहा जा सकता है। माता पिता को हमेशा अपने पहले बच्चे से विशेष स्नेह होता है और वांग मिंगलोंग कोई अपवाद नहीं थे। हालांकि उनके पहले से ही एक बेटा और एक बेटी दोनों थे और उनके कई बच्चे थे, फिर भी उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे के बारे में कोई भी सुराग देने वाले को एक अच्छा इनाम देने की पेशकश की। इससे पता चलता है कि वह झांग चाओ को कितना महत्व देते थे। बेटा, तुमने इतने वर्षों तक कष्ट सहा है। ये तुम्हारे माता पिता ही हैं जिन्होंने तुम्हें निराश किया है। ये हमारी लापरवाही थी जिसके कारण हमने आपको खो दिया। हमें खेद है, हमें खेद है। बेटा, क्या तुम हमें माफ कर सकते हो? हमें खेद है, हमें खेद है। कांग हुई जुन ने झांग चाओ को कसकर गले लगाया, जैसे कि डर हो कि जाने देने का मतलब उसे फिर से खोना हो सकता है। अपनी माँ के गर्म आलिंगन को महसूस करते हुए झांग चाओ का दिल, जो लंबे समय से अपने दत्तक माता पिता द्वारा ठंडा हो गया था, धीरे धीरे फिर से गर्म हो गया। नहीं, ये ठीक है, मैं इन सभी वर्षों में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ। जैसे ही झांग चाओ ने बात की, मानो उन्हें अपने दत्तक माता पिता के घर में वर्षों से झेली गई शिकायतों को याद कर रहा हो। उसने ऐसे शब्द कहे जिसने उसकी सच्ची भावनाओं को धोखा दिया और अचानक बेकाबू होकर रोने लगा। वह समझ गया कि उसके दत्तक माता पिता उसके साथ उसके छोटे भाई से इतना अलग व्यवहार क्यों करते थे। ये पता चला कि वह वास्तव में उनका जैविक बच्चा नहीं था। पिछली घटनाएं स्लाइड शो की तरह उसके दिमाग में घूमने लगी। चूंकि उसे याद था, उसके दत्तक माता पिता उसकी नजर में हमेशा सख्त और कठोर थे। जरा सी गलती पर वे दोनों उसे कड़ी सजा देते। भाई के साथ खेलते समय अगर भाई रोता तो उसके माता पिता सही गलत का फर्क किए बिना मारना पीटना शुरू कर देते। बचपन से लेकर वयस्क होने तक झांग चाओ को यह भी याद नहीं है कि उन्हें कितनी बार पीटा गया था। उसे बहुत लंबे समय से घर की गर्मी और अपने माता पिता की देखभाल का एहसास नहीं हुआ था। अब अपनी जैविक माँ की गोद में रहते हुए उस दिल से दिल के रिश्ते ने झांग चाओ का दिल भावनाओं से काम दिया। वे सभी शिकायतें जो उसने वर्षों से चुपचाप सहन की थी, रोने और आंसुओं में बदल गई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियांग ताओ ने माँ और बेटे को अपना दुखड़ा रोते हुए देखा और बहुत प्रभावित हुआ। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि झांग चाओ को उनके जैविक माता पिता के साथ पुनर्मिलन में मदद करना 10 लाख युआन के इनाम से अधिक सार्थक था। जियांग ताओ ने कमरे में समूह पर नजर डाली और अचानक वहां रहना कुछ हद तक अनावश्यक महसूस हुआ। परिवार 20 वर्षों के बाद एक भावनात्मक पुनर्मिलन कर रहा था। उनकी भावनाएं उमड़ रही थी। वहां रहने वाले एक बाहरी व्यक्ति के रूप में उसे वास्तव में थोड़ा अजीब महसूस हुआ। जबकि अन्य लोग विचलित थे, जियांग ताओ चुपचाप कार्यालय से बाहर चला गया, लिफ्ट की ओर मुड़ गया और उसे नीचे ले गया। झांग चाओ को उसके जन्मदाता माता पिता को पहचानने में मदद करने का कार्य सफलतापूर्वक और पूरी तरह से पूरा किया गया। इसके बाद उसे इनाम की राशि का दावा करने के लिए केवल वांग मिंगलों के संपर्क करने की प्रतीक्षा करनी पड़ी। उनका मानना था कि वांग मिंगलों की संपत्ति और स्थिति के साथ वह इतनी कम राशि के लिए अपनी प्रतिष्ठा खराब नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर अच्छी तरह से संभाला जाए तो यह आयोजन वांग मिंगलों की कंपनी के लिए एक उत्कृष्ट प्रचार के रूप में काम कर सकता है। वह जो लाभ प्राप्त कर सकता है वह उसके द्वारा भुगतान किए जा रहे 10 लाख युआन के इनाम से कहीं अधिक हो सकता है। नीचे उतरने के बाद जियांग ताओ तेजी से वापस पार्किंग क्षेत्र में चला गया। एक बार कार में उन्होंने सबसे पहले वीचैट के माध्यम से झांग चाओ को एक संदेश भेजा, जिससे उन्हें पता चला कि वह चले गए हैं और उन्हें अपने परिवार के साथ यादें ताज़ा करने में समय बिताना चाहिए। संदेश भेजने के बाद जियांग ताओ ने कार स्टार्ट की और चला गया। अध्याय 300 कांस्य कलाकृतियों पर खुफिया जानकारी। ये बहुत तीव्र है। ट्रिपल कॉम्बो। जियाहुआ लियांगजी कंपनी मुख्यालय से बाहर निकलते हुए जियांग ताओ रास्ते में पेन गार्डन के पास झूल गया। उसने आज ही जिस सुनहरी कुल्हाड़ी से मछली पकड़ी थी उसे झांग बो को 710,000 युआन में बेच दिया। ऐसा ही हुआ कि दोपहर के भोजन का समय हो गया। झांग बो ने पेन गार्डन के पास एक 5 सितारा होटल में समुद्री भोजन बुफे की मेजबानी की, प्रति व्यक्ति 800 युआन। भोजन के बाद अपनी संतुष्टि के लिए भोजन और पेय दोनों के साथ जियांग ताओ ने अंततः वापस ड्राइव शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले कुई गांव में जाकर ये देखने की योजना बनाई कि थर्ड ब्रदर और अन्य लोग काम पर कैसा काम कर रहे हैं, और ये देखने के लिए कि आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तित ब्लूबेरी के वे 4 गमले कैसे बढ़ रहे थे, यदि वे उत्परिवर्ती ब्लूबेरी के उन 4 बर्तनों को बेचने का प्रबंधन कर सके।
पहली बार में सभी 100,000 ब्लूबेरी बोनसाई पर खर्च किया गया पैसा तुरंत वसूल किया जाएगा। कुछ समय पहले ब्लूबेरी बोनसाई लगातार 2 दिनों तक हॉट सर्च में रहा, जिससे भारी ट्रैफिक लहर आई। संपूर्ण इंटरनेट ने ब्लूबेरी के बढ़ते क्रेज को जन्म दिया। लोगों ने उन्हें अपनी बालकनियों, अपने कार्यालय डेस्क पर उगाया। हर कोई शहरी किसान बन गया और इसे पसंद किया। इस प्रवृत्ति के साथ यहाँ तक कि सुपरमार्केट ब्लूबेरी की कीमतें भी इंटरनेट भीड़ द्वारा काफी कम कर दी गईं। भाग्य की यह ज्वारीय लहर सीधे जियांग ताओ और तीसरे भाई की गोद में उतरी। पिछले 10 दिनों में कई प्लेटफार्मों पर जियांग बिंग की दुकान की बिक्री प्रतिदिन 5000 से अधिक बर्तनों पर स्थिर रही। केवल 10 दिनों में 100,000 ब्लूबेरी बोनसाई में से आधे से अधिक पहले ही बिक चुके थे। बेहद प्रभावशाली संख्या। और उसके गोदाम में उनके साथ ढेर सारे अन्य उत्पाद भी चले गए, इसलिए उसे भी सुर्खियों में उचित हिस्सा मिला। ग्रीन हाउस प्रतिदिन कई हजार ऑर्डर भेज रहा था। काम का बोझ कोई मजाक नहीं था। डू जून और उसके द्वारा लाए गए अस्थायी कर्मचारी कई दिनों से बिना किसी ब्रेक के काम पर थे और वे वास्तव में इसमें लगे हुए थे। कुछ हफ्तों तक साथ काम करने के बाद जियांग ताओ उनकी दक्षता और रवैये से बहुत संतुष्ट थे। दोपहर के करीब 3 बजे मर्सिडीज GLS कुई गांव में एक ग्रीन हाउस के बाहर खड़ी है। जैसे ही जियांग ताओ कार से बाहर निकले, एक सिल्वर ग्रे टेस्ला उनकी ओर बढ़ी। टेस्ला जियांग ताओ के बगल में अचानक रुक गई। खिड़की नीचे की ओर लुढ़क गई और लियू युआन ने मुस्कुराते हुए जियांग ताओ का स्वागत किया। जियांग ताओ, बहुत दिनों से नहीं देखा आपका ब्लूबेरी बोनसाई पूरी तरह से नष्ट हो गया। बधाई हो, बधाई हो। अरे ये तो बस गूंगा भाग्य था। अंधी बिल्ली एक मरे हुए चूहे के पीछे भाग रही थी। जियांग ताओ ने विनम्र हंसी के साथ उत्तर दिया। उन्होंने लियू युआन के पति जू जिंगलेई से 100,000 ब्लूबेरी बोनसाई खरीदे थे। अब बोनसाई के वायरल होने और कीमतें आसमान छूने के साथ दंपति को शायद ये बात थोड़ी खटक रही थी। भाई जियांग टिल्डर बहुत दिनों से नहीं मिला। टिल्डर यात्री सीट पर बैठे हुए हे जिंग ने जियांग ताओ की ओर खुशी से हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। दोनों पिछले साल से एक दूसरे को जानते थे। कई बार बाहर घूमे और 2 बार साथ में डिनर भी किया। उनकी आपस में अच्छी बनती थी और दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति अच्छी छाप थी। वे अब तक अच्छे दोस्त माने जा सकते थे। आइए कुछ समय ज़ियाओशानहे में एक साथ मिलते हैं। मैं आपको, आंटी मा और भाई लू को समुद्री भोजन बारबेक्यू के लिए बाहर ले जाऊंगा। जियांग ताओ ने भी मुस्कुराते हुए हे जिंग का स्वागत किया। जरा सोचिए, हे जिंग उसके लिए सौभाग्य की बात थी। जैसे उस समय एक साथ डिनर करना, जिससे माइलपल के बारे में जानकारी मिली और उससे वह बॉडी बिल्डिंग ट्रेडमिल खरीद रहा हूँ। अब जियांग ताओ का संविधान 56 अंक तक था। वास्तव में ध्यान देने योग्य सुधार। दौड़ना आसान हो गया। सहन शक्ति और शक्ति दोनों को गंभीर बढ़ावा मिला। जैसे जैसे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, उन्होंने पेट की चर्बी का एक हिस्सा भी कम कर लिया। उनका शरीर काफी बेहतर दिखने लगा। इसके लिए सारा धन्यवाद बॉडी बिल्डिंग ट्रेडमिल। बहुत अच्छा लग रहा है। यह एक तारीख है। मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा भाई जियांग। जब भोजन की बात आई तो हे जिंग समारोह में खड़ा नहीं हुआ और तुरंत सहमत हो गया। हमें कुछ करना है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। आप ध्यान रखें। ठीक है, अलविदा। जियांग ताओ ने लियू युआन को अलविदा कहा और अपने ग्रीन हाउस की ओर जाने से पहले उससे विदा होते हुए देखा। ग्रीन हाउस में छोटे दरवाजे को धकेलने से तापमान तुरंत कई डिग्री बढ़ गया। इन दिनों हल्का स्वेटर और कोट बाहर तो ठीक था, लेकिन ग्रीन हाउस के अंदर काफी गर्मी थी। जियांग ताओ ने अपनी जैकेट उतार दी और उसे ले लिया। जब उसने सभी को काम में व्यस्त देखा तो संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। डू जून द्वारा लाए गए दल ने गंभीरता और ईमानदारी से काम किया। कोई ढिलाई नहीं, कोई कटौती नहीं। इसलिए जियांग ताओ ने सीधे तौर पर उनकी मजदूरी का भुगतान किया और उनकी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए अक्सर उन्हें रोटी और ड्रमस्टिक्स बांटे। शुभ दोपहर बॉस जियांग। शुभ दोपहर बॉस जियांग। बॉस जियांग। जब कुछ पैकर्स ने जियांग ताओ को देखा तो मुस्कुराए और उनका स्वागत किया। उनके चेहरे सम्मान से भरे हुए थे। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद सभी को। आज रात मेरे लिए रात्रि भोज है। डू जून आप सभी को दावत के लिए बाहर ले जाएगा। जियांग ताओ ने हंसते हुए कार्यकर्ताओं को जवाब दिया। हाल ही में वह प्रतिदिन हजारों की कमाई कर रहा था, इसलिए हर किसी के इलाज के लिए 1 या 2 को छोड़ना कुछ भी नहीं था। बॉस जियांग, आप सचमुच उदार हैं। बॉस जियांग के लिए काम करना बहुत खुशी की बात है। यदि आपके पास भविष्य में कोई काम है तो हमें किसी भी समय कॉल करें। धन्यवाद बॉस जियांग। जैसे ही उन्होंने सुना कि जियांग ताओ उनके लिए रात्रि भोज का आयोजन कर रहा है, सभी का उसके प्रति आभार कई गुना बढ़ गया। धन्यवाद के स्वर के बीच जियांग ताओ ने ग्रीन हाउस के अंदर अस्थायी कार्यालय में प्रवेश किया। दूसरा भाई, आज एक और बिक्री विस्फोट। अभी तक हम पहले ही 5800 बर्तन बेच चुके हैं। जियांग बिंग ने मुड़कर उत्साहपूर्वक अपने दूसरे भाई का अभिवादन किया और चमकते चेहरे के साथ आज के परिणामों की सूचना दी। अच्छा काम। ऐसा लगता है कि यह प्रोजेक्ट कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। उसकी रिपोर्ट सुनकर जियांग ताओ की मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई।